हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक के बारे में बताने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल करता हूं पहले, है ना। तो आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दें, उसके बाद हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल ये बताया कि हम जो खाना खाते हैं, यानी कि आप जो खाना खाते हैं, यानी कि रोटी, चावल, दाल जो भी खाते हैं, तो वो खाते हैं तो सीधे सीधे कहाँ जाता है? आपकी स्टमक में जाता है। तो क्या ये फूड मटेरियल की जरूरत केवल स्टमक को है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। यानी कि फूड मटेरियल की जरूरत बॉडी के प्रत्येक पार्ट को है, यानी कि हर सेल को है, ठीक है। तो स्टमक से बॉडी के प्रत्येक सेल में पहुंचाता कौन है? पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि यदि आप ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, ऑक्सीजन आपने लिया और ऑक्सीजन क्या हुआ एक तरह से कि आपकी लंग्स में भर जाता है, और लंग्स में भरने के बाद आप मुझे बताएं कि क्या एयर की जरूरत, ऑक्सीजन की जरूरत क्या आपके लंग्स को ही है बस? नहीं, एयर की जरूरत, ऑक्सीजन की जरूरत बॉडी के प्रत्येक पार्ट को है, इवन आपकी हर सेल को है। तो आखिर लंग से बॉडी की डिफरेंट पार्ट में पहुंचाता कौन है ऑक्सीजन को? दूसरा सवाल। अब तीसरा सवाल सुनते हैं। हमारी ब्रेन में एक ग्लैंड है, नाम सुना होगा। तो ब्रेन में जो ग्लैंड है उसका नाम बताइए। ब्रेन की जो ग्लैंड है इसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन भी निकलता है, ठीक है। हार्मोन का नाम बताओ। तो हार्मोन का नाम होता है ग्रोथ हार्मोन, जो हमारी ग्रोथ को रेगुलेट करता है। अच्छा, एक बात बताओ कि जब यहां से पिट्यूटरी ग्लैंड है यहां, और यहां पे ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, तो क्या केवल बढ़ना दिमाग को है क्या? नहीं, यानी कि बॉडी के हर पार्ट को बढ़ना है। तो यहां से सिक्रीट होने वाला हार्मोन कैसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचता है, ठीक है। तो इसी के लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम बना हुआ है ना। और उसी सिस्टम के बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, ठीक है। आज का जो टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, ये आज का टॉपिक है। यानी कि ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, वही सवाल हो गया कि जो सारी चीजें यहां से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाई जा रही थी, उसी के बारे में पढ़ना है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है परिवहन। तुमने देखा है बसों पे लिखा रहता है उत्तर प्रदेश परिवहन। तो बसें क्या कर रही है? वो परिवहन क्या कर रहा है? वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम कर रहा है, या तो मेरे जैसे, तुम्हारे जैसे पैसेंजर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है। ठीक उसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि कैसे फूड मटेरियल को, कैसे ऑक्सीजन को, कैसे हार्मोन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता है ना। तो देखो, ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या चीजें होती है, एक बात पहले समझे हम लोग। तो हमारे ट्रांसपोर्टेशन में भाग लेता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो है ब्लड। ब्लड होता है ट्रांसपोर्टेशन में। उसके बाद ये हार्ट होता है, ठीक है। ये हार्ट। उसके बाद एक और चीज भाग लेता है ब्लड वेसल्स। ये तीन चीजें जो है ये भाग लेती है ना। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में यही तीन चीजें हैं, यही तो बस का काम करती है। जैसे तुमने देखा उत्तर प्रदेश परिवहन में जो बसें थी लोगों को ढोने का काम करते थे,
तो ये तीन चीजें यानी कि ब्लड है, हार्ट है, ब्लड वेसल्स है ना, हमारी बॉडी में जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करती है ना। अब देखो, इन तीनों को मिला के हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, ठीक है। तीनों को मिला के एक और नाम दे सकते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है ना, ये सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम ही वह भाग है जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट को डिफरेंट, है ना, सेल्स में पहुंचाता है, ठीक है। इस तरह से रहा। अब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के जो एक एक कंपोनेंट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप बहुत ही ध्यान से सुनेंगे क्या होता है और कैसे होता है। बस आप एक बार सुनते हैं, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, है ना। मैं सारी चीजों को कोशिश करूंगा फिगर के माध्यम से समझाऊं आपको। एक बार यदि आप समझ लेते हैं तो आसानी से लिख सकते हैं, इसलिए आपको समझने पे जोर देना है, पूरी तरह से समझने पे फोकस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ब्लड की बात करते हैं। ब्लड, ये जो ब्लड है आपका ना, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो ब्लड है, ये तो ब्लड क्या है भाई, एक तरह से मैं बताऊं आपको कि रेड कलर्ड, मैं पॉइंट वाइज करके लिखता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। रेड कलर्ड लिक्विड, ठीक है, रेड कलर का लिक्विड है, सर्कुलेट इन आवर बॉडी, सर्कुलेट इन आवर बॉडी, उसी को तो ब्लड कहते हैं। यानी कि हमारी बॉडी में जो रेड कलर का लिक्विड सर्कुलेट हो रहा है उसे ही तो हम क्या कहते हैं, एक तरह से उसे ही हम लोग ब्लड कहते हैं। दूसरी चीजें ये मैं बताऊं आपको कि ब्लड जो होता है एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू है। यानी कि क्या मतलब होता है भाई, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है, तो कनेक्टिव टिश्यू का मैं मतलब बताऊं आपको कि जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट को जोड़ने का काम करता है ना, उसी को हम लोग एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, है ना। तो तुम्हारा ये जो ब्लड है वो एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल भी हो गया। दूसरी बात, कनेक्टिव टिश्यू का ही एग्जाम्पल है ये तुम्हारा, है ना, कार्टिलेज। ये नरम तरह की हड्डी जो दिख रही है तुम्हें, है ना, ये कार्टिलेज है, ठीक है। दूसरी बात, एक चीज और, जो बोन है तुम्हारी बॉडी में, हमारी बॉडी में, वो भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है, ठीक है। यानी कि ब्लड, बोन और कार्टिलेज, ये क्या है, एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल है। ये पूरी बॉडी को एक तरह से कनेक्ट करने का काम करते हैं, इसीलिए हम इनको कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। दूसरी बात देखो तो अब कि मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, इस ब्लड के मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, किन किन चीजों से बनता है, तो मैं बताऊं तुम्हें। मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, यानी कि ये जो तुम्हारा ब्लड है इसका मेन कंपोनेंट क्या होता है, किन किन चीजों से ये बना है तुम्हारा ब्लड, ठीक है। आखिर क्या क्या चीज है इसमें, इस ब्लड को बनाने में। तो पहली बात बताऊं मैं, क्या होता है कि नंबर फर्स्ट, प्लाज्मा। प्लाज्मा का नाम सुना होगा, आजकल तो बड़ा ही प्रचलित है ना, प्लाज्मा थेरेपी। कोरोना के संकट में प्लाज्मा का नाम बार बार आ रहा है, प्लाज्मा थेरेपी। इसी प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे हम, है ना। दूसरी बात देखो, प्लाज्मा के बाद जो दूसरा कंपोनेंट है वो है
बी सी, है ना, यानी कि रेड ब्लड कार्पसेल्स, है ना, या दूसरे शब्दों में तुम रेड ब्लड सेल्स भी बोल सकते हो। और जो नंबर थर्ड है वो है WBC, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, इस तरह से रहा। और जो अगला नंबर और लास्ट नंबर है ये प्लेटलेट्स, फोर्थ नंबर इज प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा प्लेटलेट्स, है ना। तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ये सारे कंपोनेंट से मिलके ब्लड बनता है। किन किन चीजों से? प्लाज्मा से, आरबीसी से, डब्ल्यूबीसी से और प्लेटलेट से। इन चारों पांचों चीजों से क्या होता है एक तरह से कि हमारा ब्लड बना रहता है ना। अब क्या करना है हम लोगों को, इन्हीं के बारे में विस्तार से चर्चा करना है कि आखिर ये चीजें होती क्या हैं और कैसे काम करती हैं। प्लाज्मा क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, आरबीसी क्या होता है, इन सभी चीजों पे बहुत ही, है ना, आसान शब्दों में और बहुत ही, है ना, बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाता हूं, है ना, तो आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग प्लाज्मा की बात करेंगे। ये जो प्लाज्मा है इसकी बात करते हैं हम लोग, है ना। मैं एक बार और लिख लेता हूं, प्लाज्मा, प्लाज्मा मैंने लिख लिया है। अब देखिए प्लाज्मा है क्या, तो प्लाज्मा के बारे में देखा बताऊं आपको, तो ये क्या होता है, एक तरह से लिक्विड है ना, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड में जो लिक्विड वाला पार्ट है उसी को तो प्लाज्मा कहते हैं, है ना। बात समझ में आ रही है? यानी कि तुम पूछोगे कि सारा ब्लड ही लिक्विड है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें लिक्विड एंड सॉलिड पार्ट दोनों है। तो जो लिक्विड वाला पार्ट है वो प्लाज्मा है तुम्हारा, है ना। और दूसरी बात समझो तो ये क्या होता है एक तरह से कि ये एक तरह से कलरलेस होता है ना, कलरलेस होता है। ये इसका कोई कलर नहीं होता है ना, ये एक तरह से कलरलेस होता है। और इसमें होता क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि आपकी प्लाज्मा में 90% वाटर ही होता है ना, वाटर होता है। और दूसरी बात क्या होता है कि कुछ मात्रा में, मैं यहां लिखता हूं, कुछ मात्रा में प्रोटीन होता है। प्रोटीन के साथ साथ क्या होता है कि डाइजेस्टेड फूड होता है, डाइजेस्टेड फूड होता है, ये डाइजेस्टेड फूड भी मैंने लिख दिया। उसके बाद कॉमन सॉल्ट होता है, ठीक है, कॉमन सॉल्ट होता है। और तीसरा चीज जो होता है वेस्ट, वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ये प्रोडक्ट्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स में हो जाएंगे आपके CO2। तो इतनी सारी चीजें आपकी प्लाज्मा में पाई जाती हैं। तो प्लाज्मा के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि ऐसा लिक्विड पार्ट है जिसका कोई कलर नहीं है, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में, अमाउंट में वाटर है। उसके बाद से वाटर के साथ साथ उसमें और भी सारी चीजें हैं। क्या क्या मैंने बताया, प्रोटीन है, उसके बाद कुछ फूड मटेरियल है जो डाइजेस्ट हो चुके हैं, कॉमन साल्ट है, उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट भी है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। इतना मैंने बताया, ठीक है ना। अब देखें एक बात और मैं बताऊं, ये प्लाज्मा के बारे में आपने जान लिया। दूसरी चीज ये समझे हम लोग प्लाज्मा के बाद कि क्या होता है इसका फंक्शन। प्लाज्मा का फंक्शन देखें, है ना, मैं यहीं पे लिखता हूं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। ये फंक्शन देखें, तो फंक्शन की बात की जाए तो क्या करता है,
कैरीज किसको कैरी करता है? कैरी का मतलब होता है ले जाना, ले आना। डिसॉल्व्ड सब्सटेंस है ना, डिसॉल्व्ड substances from one place to another, from one part to other of body। ये देखें मैंने क्या लिखा है, बस इसका यही काम होता है, प्लाज्मा का यही काम होता है कि क्या करता है, कैरी करता है। कैरी का मतलब धोना होता है, धोने से है किसको, डिसॉल्व सब्सटेंसेस, यानी कि जो आपकी ब्लड में घुली हुई चीजें हैं उन्हीं को तो इधर से उधर ले जाने का काम करता है ना, और बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने का काम करता है। तो ये आपने क्या देखा, प्लाज्मा के बारे में देखा, ठीक है। तो प्लाज्मा का बस एक ही काम है कि घुली हुई चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। अब हम लोग आरबीसी के बारे में बात करेंगे कि आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पसल्स क्या होती हैं, कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है। मैं इसको इरेज कर देता हूं अब, है ना, ये हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। दूसरा कंपोनेंट यानी कि आरबीसी है, इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। फिर डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्लेटलेट्स के भी बारे में पढ़ेंगे। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। अब चले आरबीसी, आरबीसी आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, आप कार्पसल्स भी लिख सकते हैं। ये इसके बारे में पढ़ना हम लोग। तो देखें आरबीसी क्या होता है, आपने सुना होगा, देखा भी है कि ब्लड आपका लाल है, मेन कारण आरबीसी है। आरबीसी यदि नहीं होगा उसमें तो क्या होगा, एक तरह से ब्लड का कलर जो है रेड नहीं दिखता। तो देखिए आरबीसी की बात मैं करूं तो ये आरबीसी क्या होता है, एक तरह से रेड कलर का होता है ना, रेड इन कलर। अब बताओ तो आखिर आरबीसी का जो रेड कलर है किस कारण है? हीमोग्लोबिन के कारण, है ना। यानी कि आरबीसी का जो रेड कलर है ये हीमोग्लोबिन के कारण है। तुम्हारे खून का जो लाल रंग है वो किस कारण है, हीमोग्लोबिन के कारण है। मिरर को उधर कर दीजिए थोड़ा सा, और थोड़ा सा इधर, हाँ, और थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, अब दिखाई दे रहा, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स का जो कलर रेड है ये किस कारण से है, तो हीमोग्लोबिन के कारण है। अब हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन का मतलब है एक तरह का पिगमेंट है। अब पूछो पिगमेंट क्या है भाई, तो पिगमेंट का मतलब एक कलर। देखो इसमें जो हीम है ये आयरन को इंडिकेट कर रहा है, और ग्लोबिन जो है प्रोटीन को इंडिकेट कर रहा है। एक ऐसा प्रोटीन जो आयरन के साथ मिल गया है, ठीक है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन ही हीमोग्लोबिन है ना, जो हमारे ब्लड को लाल रंग देता है। दूसरी बात देखो कि क्या होता है, सर्कुलर इन शेप, यानी कि बात किया जाए इसके बारे में, इसके शेप के बारे में, सर्कुलर इन शेप। अब देखो सर्कुलर होता है, राउंडेड होता है, गोल होता है, लेकिन यदि आरबीसी का यदि ये शेप दे दिया जाए तो तुम ये नहीं कहोगे ये शेप गलत है, ये इस तरह से भी दिया जा सकता है ना। मैं एक आरबीसी का फिगर बनाऊं तो बीच में दबा और किनारे पे मोटा, है ना, यानी कि इसको बाई कॉनकेव भी कहा जा सकता है।
बाई कॉनकेव। बात समझ में आई? बाई का मतलब होता है दोनों साइड में, और कनकेव का मतलब धंसा हुआ, है ना। ये इस तरह से धंसा हुआ है, एक इधर से धंसा हुआ है, दोनों तरफ से केव की तरह बन गया है। अतः ये बाई कॉनकेव यदि शेप देगा तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी समझना है, ठीक है। अब देखें तीसरी बात मैं बताऊं, हैव नॉट न्यूक्लियस। अगला जो पॉइंट है इसके पास, है ना, हैव नॉट न्यूक्लियस, यानी कि तो मैं बता रहा था कि आरबीसी में क्या होता है कि न्यूक्लियस नहीं होता है। ह्यूमन के आरबीसी की बात कर रहे हैं हम लोग यहां पे, लेकिन मैं बताऊं कि जो आपका ह्यूमन है वो क्या है, मैमल है। ये मैमल है, ह्यूमन मैमल है। और जितने भी मैमल होते हैं, मैक्सिमम मैमल्स में क्या होता है एक तरह से कि हीमोग्लोबिन जो होता है न्यूक्लिएटेड नहीं होता है। आरबीसी जो होता है न्यूक्लिएटेड नहीं होता है, ठीक है। यानी कि मैं क्या कह रहा हूं कि मैक्सिमम मैमल्स में आरबीसी विल बी नॉट न्यूक्लिएटेड, ठीक है। आरबीसी न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। लेकिन आपको एक बताना है, ऐसा बताना है मैमल्स जिसके आरबीसी में न्यूक्लियस है। बताओ तो सही, एक ऐसा मैमल बताना है आपको, एक एक्सेप्शन है, कई बार पूछा जाता है। तो आप मुझे एक ऐसा मैमल बताएं कि जो क्या हो एक तरह से कि ऐसा मैमल बताएं आप मुझे कि जिसके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है ना। तो कैमल एक ऐसा मैमल है कि जिसका आरबीसी न्यूक्लिएटेड होता है। बाकी में जो मैक्सिमम मैमल्स हैं उसमें क्या होता है, आरबीसी न्यूक्लिएटेड नहीं होता है। अब देखें एक बात और मैं बताऊं, आगे इसके बाद चलते हैं हम लोग कि जो लाइफ स्पान होता है, यानी कि जो आरबीसी का लाइफ स्पान है, ठीक है, ये लाइफ स्पान होता है, ये होता है 120 डे। ये यानी कि 120 दिन ही ये जिंदा रहता है। हमारा और आपका आरबीसी 120 दिन ही जिंदा रहता है। आफ्टर 120 डे दिस विल बी डेड एंड रिप्लेस्ड बाय द अनदर आरबीसी। इंस्टेड ऑफ दिस आरबीसी न्यू आरबीसी विल जनरेट। यानी कि मैं क्या कह रहा हूं कि यानी कि 120 दिनों के बाद जो आपकी बॉडी में आरबीसी हैं वो मर जाती हैं, बाकी उसकी जगह पे दूसरे आरबीसी आ जाते हैं, है ना। अच्छा, इस हिसाब से देखा जाए तो जो यदि तुम्हें ब्लड डोनेशन करना है, यदि ब्लड डोनेट करना है तो आसानी से दे देना, क्योंकि पता है 120 दिनों के बाद वो तो मरना ही है, तो मरने से पहले ही किसी को डोनेट कर दो, ठीक है। यानी कि आरबीसी की बात कर रहा हूं, मेरी बॉडी में जो आरबीसी है आज जिंदा है, 120 दिनों के बाद मर जाएंगी, तो मैं किसी को डोनेट कर दूं। और मैं एक बात बताऊं, ब्लड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसलिए, तो ब्लड देने से किसी भी तरह की वीकनेस और प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ती है ना। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यदि ब्लड देना है तो आप आसानी से दे सकते हैं, और इस वजह से यदि आप किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो आप हेल्दी भी फील करेंगे, ठीक है। और एक तरह से दूसरों की लाइफ सेविंग का भी काम करते हैं, है ना। तो लाइफ सेविंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही नेक काम है एक तरह से, है ना। आप दूसरों के लिए अपना खून दे रहे हैं, तो कभी भी जब भी किसी को ब्लड डोनेट करने की जरूरत हो, कोई आपसे ब्लड लेना चाहता है तो आप उसको देने में संकोच ना करें, क्योंकि आपको कुछ होने वाला नहीं है। कुछ दिनों बाद, एक सप्ताह में जो आपकी ब्लड की कमी है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, उतना तो ब्लड बन जाता है। एक सप्ताह लगते हैं और इस दौरान आपको कोई परेशानी हैरानी भी नहीं होती है। तो ये बात रहा। अब देखिए उसके बाद से कहां फॉर्मेशन होता है ब्लड का, आरबीसी का फॉर्मेशन कहां होता है, तो इसके बारे में भी बात कर लूं मैं। आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है
ठीक है, फॉर्मेशन टेक प्लेस इन बोन मैरो। बोन मैरो यानी कि बोन मैरो में क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। अब पूछो तो बोन मैरो क्या है, बहुत लोगों को तो बोन मैरो नहीं पता, तो मैं बताऊं तुम्हें, ये जो है ये बोन मैरो है। ये देखो है ना, ये बोन मैरो, ये तो बोन है। अब आप बोन मैरो क्यों कह रहे हैं इसको, तो इसको बोन को इसको यहां से तोड़ दो ना, इसको यदि हम लोग यहां से तोड़ देते हैं, अब देखो ये जो बोन है, ये मैंने यहां से इसको तोड़ दिया है और इसमें एक तरह का मैरो दिखता है, सेमी सॉलिड, ये इसमें, ये देखो यही तो बोन मैरो है। ये बोन मैरो है, इस बोन मैरो में ही आरबीसी बनता है। आई बस समझ में, इसी बोन मैरो में। तो आपको जब भी ब्लड देना है तो आप घबराए नहीं, क्योंकि आपके पास बोन मैरो है, आपकी बॉडी में तुरंत आरबीसी कुछ दिनों में ही बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब एक बात देखें, इतना इंपॉर्टेंट है आरबीसी, तो फंक्शन देखते हैं भाई, आरबीसी का फंक्शन देखते हैं, क्या काम करता है तुम्हारा आरबीसी। ये देखो, तो आरबीसी के बारे में मैं बताऊं तुम्हें, कैरी ऑक्सीजन, कैरी ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, फ्रॉम लंग टू ऑल द सेल्स ऑफ बॉडी, फ्रॉम lungs to all parts of body। ठीक है ना, ये अब देखो मैंने क्या बताया तुम्हें कि ये काम क्या करता है, आरबीसी, जो तुम्हारा आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, तो ये कैरी करता है ऑक्सीजन को, लेके जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान, है ना, बॉडी के हर पार्ट में पहुंचाने का काम तो यही करता है ना। जो तुमने हवा लिया है, पहले सवाल मैंने पूछा था ना, तो तुमने जो ऑक्सीजन लिया है उस ऑक्सीजन को लंग से डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, तो यही करने का काम करता है आरबीसी। आरबीसी तो पहुंचाने का काम करता है, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वही पहुंचाता है। ठीक है, तो इतना रहा, आरबीसी के बारे में भी हम लोग जान लिए। अब तीसरा जो पॉइंट था ब्लड में, डब्ल्यूबीसी, उसके बारे में भी समझते हैं हम लोग। मैं इसको मिटाता हूं अब, है ना, अब डब्ल्यूबीसी के बारे में समझें, है ना। डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ये हमारा टॉपिक है। इसको हम लोग शॉर्ट में डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं। अब ये देखो डब्ल्यूबीसी होता क्या है, तो मैं बताऊं कि डब्ल्यूबीसी जो होता है, नाम से यह स्पष्ट हो रहा है कि व्हाइट इन कलर होता है। पहली बात मैं लिखता हूं पॉइंट वाइज इसको, व्हाइट इन कलर, ये देखो यानी कि कलर में व्हाइट होता है। क्यों व्हाइट होता है, ड्यू टू हीमोग्लोबिन अब्सेंट, यानी कि हीमोग्लोबिन के अब्सेंट होने के कारण ये क्या होता है, एक तरह से वाइट कलर का होता है। यानी कि हीमोग्लोबिन रहता तो ये क्या होता है, एक तरह से रेड होता, लेकिन ये वाइट इसलिए दिख रहा है क्योंकि हीमोग्लोबिन ही नहीं है इसमें। और दूसरी बात समझो इसके बारे में, क्या होता है कि हैविंग न्यूक्लियस, है ना, मैं आगे बताऊं, हैविंग न्यूक्लियस,
यानी कि इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। जितने भी मैमल होते हैं उनके उनका WBC जो होता है न्यूक्लिएटेड होता है। और तीसरी बात, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं हम लोग, जो इसका शेप है ना, शेप जो होता है वो इर्रेगुलर, ये यानी कि शेप इसका जो होता है इर्रेगुलर होता है, इसका कोई फिक्स शेप नहीं है, ये इसका शेप बदलता रहता है। आई बात समझ में ना? ठीक है, जैसे अमीबा का शेप बदलता रहता है उसी तरह से हमारा WBC का भी शेप बदलता रहता है। एक बात और भी मैं बताऊं कि इसकी जो संख्या होती है RBC की तुलना में बहुत कम होती है ना। आपकी बॉडी में जितना RBC होता है उतना WBC नहीं होता है। तो ये भी एक पॉइंट बनता है कि WBC की जो संख्या होती है वो क्या होती है, एक तरह से कम होती है, और RBC की जो संख्या होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, इतना हुआ। तीसरी बात ये बताया जाए इसके बारे में कि जो लाइफ स्पान है वो 1 वीक का होता है। मैं नोट करता हूँ यहाँ पे कि जो लाइफ स्पान है वो 1 वीक का होता है। ये उसका जो जीवन काल होता है केवल और केवल 1 सप्ताह का होता है। यानी कि आपने देखा RBC 120 दिन जिंदा रहता है, लेकिन WBC केवल और केवल 1 सप्ताह होता है। हाँ, कहीं 7 दिन दिया होगा, कहीं 4 दिन दिया होगा, कहीं 10 दिन दिया होगा, इसी के आसपास में देता है। यानी कि एवरेज 7 डे ही इसका लाइफ स्पैन है, इसी के आसपास में देना चाहिए। ठीक है, तो यदि 7, 8, 9, 10 इस तरह से दिया है डेज, तो आप क्या कर देंगे, उसको ट्रिक कर देंगे, है ना। अब आगे चलते हैं हम लोग कि क्या होता है इसके बारे में, इसका फंक्शन देखते हैं। WBC का फंक्शन देखें हम लोग, फंक्शन देखें तो फंक्शन क्या होता है इसका कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज, यानी कि डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन, जितनी भी बीमारियां होती है, ठीक है, उनसे तुम्हारी रक्षा करता है। अगला काम क्या करता है ये, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, है ना, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, ये यानी कि एंटीबॉडी तुम्हारी बॉडी में जो है, यानी कि रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसको भी ये क्या करता है, बढ़ाता है। WBC है, तुम्हारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन रहे हैं और तुम आराम से रह रहे हो, तुम्हें रोग नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात समझो और क्या काम करता है कि किल बैक्टीरिया एंड जर्म्स। तो जर्म्स और बैक्टीरिया को किल करने का भी काम ये WBC ही करता है। तो इस तरह से तुमने क्या देखा, ये इतना सारा काम WBC का है। ठीक है ना। तो चलो अब ये WBC के बारे में भी पढ़ लिया हमने। अब प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। एक लास्ट कंपोनेंट है प्लेटलेट्स, उसके बारे में पढ़ते हैं, तब हम लोग और आगे बढ़ेंगे। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या होता है ये समझो तो पहले। तो प्लेटलेट्स के बारे में मैं बताऊं आपको। जो प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स आर टीनी, है ना, फ्रैगमेंट्स ऑफ स्पेशल सेल
सेल, है ना, फॉर्मेड इन द बोन मैरो, इन बोन मैरो। ये देखें, यानी कि मैं बताऊं आपको प्लेटलेट्स क्या है, कि छोटे छोटे फ्रेगमेंट हैं, टीनी फ्रेगमेंट हैं, और जो कहाँ बनते हैं कि बोन मैरो। अभी मैंने बोन मैरो भी दिखाया आपको। तो बोन मैरो में बनने वाले वो टीनी फ्रेगमेंट, वो स्पेशल सेल ही क्या है, प्लेटलेट्स है। अब प्लेटलेट्स के बारे में फंक्शन देखो, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, प्लेटलेट्स के बारे में फंक्शन देखो। ये जो फंक्शंस है प्लेटलेट्स का, इसमें मैं बताऊं तुम्हें कि प्लेटलेट्स हेल्प इन किसमें हेल्प करता है जी, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। कि तुम्हारा कहीं पे चोट लगता है, कट जाता है, किसी घाव के कारण घाव हो जाता है, तो खून बहने लगता है, और थोड़ी देर बाद देखते हो कि उस सामान्य घाव से खून का बहना बंद हो गया। तो आखिर ऐसा क्या होता है कि खून का बहना बंद हो जाता है? तो यही जो प्लेटलेट्स है तुम्हारी घाव पे, कटे हुए स्थान पे क्या करता है कि एक परत बना देता है, ठीक है। यदि प्लेटलेट्स नहीं होता तो तुम्हारी बॉडी से भी कंटिन्यूअस ब्लड गिरता रहता है ना, और फाइनली डेथ हो जाती। तो छोटा सा घाव लगा और डेथ हो गया उसका रिजल्ट। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर प्लेटलेट्स है, और जैसे ही कटेगा तो खून जो है बहना बंद हो जाता है प्लेटलेट्स के कारण, है ना। अच्छा, एक रोग का नाम बता दो तुम कि जिसमें सामान्य घाव से भी खून का बहना बंद नहीं होता है ना। और एक ऐसा रोग है कि जो जेनेटिक होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। तो मैं बताऊं कि हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है कि जिसमें थोड़ा सा कटे, यदि छोटा सा घाव हो, फिर भी उसके बाद खून का बहना बंद नहीं होता है, खून बहता रहेगा, और उस छोटे से घाव के कारण आदमी की डेथ हो जाती है, ठीक है ना। इतना। तीसरी बात देखो कि क्या होता है, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड भी कह सकते हैं, है ना। इसको हम लोग क्लॉटिंग ऑफ ब्लड भी कह सकते हैं, यानी कि ब्लड का क्लॉट होना, है ना। ये प्लेटलेट्स के कारण होता है इन ए कट और वुंड। कट और वुंड, ये वुंड का मतलब होता है घाव। तो इस तरह से आपने देखा कि ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। मैंने आपको बताया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं।